नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो जर्नलिस्ट बबलू अनुज के साथ मैं राजीव भट्ट। आज हम बात करेंगे प्रदेश में किसकी सरकार अब की बार। निश्चित रूप से 25 नवंबर को चुनाव होने हैं, आप सभी जानते हैं। वोट डाले जाएंगे, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। सरकार किसकी बनेगी, ताज कौन पहनेगा, कमल का फूल खिलेगा या एक बार फिर हाथ का दम दिखेगा। तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सोनीला गौड़। आप ऐसी शख्सियत हैं जो एबीवीपी के विभिन्न पदों पर स्टेट में रह चुकी हैं, लंबे समय से राजनीतिक जीवन में हैं। जब पढ़ते थे, कॉलेज में थे, सबसे छात्र जीवन से ही वो राजनीति में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। उसके अलावा इस समय वर्तमान में भरतपुर जो बीजेपी है उसकी जिला उपाध्यक्ष है। फोकस हमारा विशेष ये रहेगा कि इसमें इस बार भरतपुर में कौन ताज पहनेगा। राजस्थान की बात होगी और विशेषकर भरतपुर की बात होगी। भरतपुर विधानसभा में विशेष फोकस रहेगा। हालांकि 7 विधानसभा सीटें भरतपुर जिले में, 7 विधानसभा सीटों में क्या स्थिति रहने वाली है, इस पर भी चर्चा होगी। और भरतपुर में विशेषकर क्या स्थिति होने वाली है, क्योंकि भरतपुर में काफ़ी विकास कार्य कराने का दावा किया गया है। पूर्वी राजस्थान को पहली बार बहुत सी सौगातें देने की घोषणा की गई है। अशोक गहलोत साहब बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इस बार पूर्वी राजस्थान को बहुत कुछ दिया गया है, और निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान को बहुत कुछ दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो गंगा बही है, इसमें किस किस ने वास्तव में जो ज़रूरतमंद थे उनके ही हाथ धुले हैं, या इसमें अपनों ने, चहेतों ने डुबकी लगाई है, इस पर भी चर्चा होगी। हालांकि पिछली बार 2018 के चुनावों में संभाग में, पूरे संभाग में स्थिति बीजेपी की बहुत ख़राब थी। केवल एक सीट थी संभाग में, वो सीट भी राज्यसभा के चुनावों में धोखा दे गई। उसके बाद वो छोड़ गई, कांग्रेस में पहुंच गई। अब वो शोभा रानी कुशवाहा। तो निश्चित रूप से पूरा संभाग साफ था बीजेपी के लिए। और करें भरतपुर की बात, अगर करें भरतपुर जिले की 7 सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। इस बार क्या आसार हैं, पहले बात करेंगे राजस्थान में क्या आसार हैं, उसके बाद बात करेंगे भरतपुर की। राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार आपका? राजस्थान में इस बार निश्चित रूप से भाजपा की सरकार। भाजपा के अभाव को देखते हुए जनता ने जो चीज़ें झेली है, जब हम जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में गए तो जनता का स्पष्ट मत हमारे सामने आ रहा था कि भैया बहुत परेशान कर लिया इन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया है। हम तो राजस्थान में जो पूर्व भाजपा सरकार रही है उसकी गुड गवर्नेंस को याद करते हैं, और इस बार हमारा एक मत है कि राजस्थान में फिर से कमल का फूल खिलाना है। देखो, जहाँ तक बात करें अपन योजनाओं की, राजस्थान सरकार ने इतनी फ्लैगशिप योजनाएं दी हैं, हर वर्ग का ध्यान रखा है, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, दलित हो, युवा हो, बेरोजगार युवा हो या महिला हो, तमाम वर्ग का ध्यान रखा गया। उसी के हिसाब से यहाँ योजनाएं दी गई हैं। फ्लैगशिप योजनाओं में बहुत कुछ दिया गया था। महंगाई राहत कैंप लगाए गए थे महंगाई से राहत दिलाने के लिए। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि जनता इस बार इस बात को लेकर मन बना चुकी हो कि हमने, कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं दिया। आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई राहत कैंप का आपने जिक्र किया। राजस्थान में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल है। कांग्रेस सरकार का ये दायरे क्षेत्र के अंदर आता था कि वो वैट टैक्स कम कर सकती थी इसके ऊपर और अपनी जनता को राहत दे सकती थी। दिया क्या? कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है। महंगाई राहत कैंपों की कमोबेश दशा क्या थी? भरी गर्मी के अंदर भीड़ वहां राहत कैंप के नाम पर इकट्ठी की गई। लोग बेहोश हो रहे थे, पीने तक के पानी के लिए नहीं था। ऐसी सरकार जो पीने के लिए पानी भी नहीं दे रही है, क्या वाकई में उसने अपनी जनता को राहत दी होगी? क्या नहीं दी। ये कांग्रेस के खोखले दावे के अलावा और कुछ नहीं था। डिमोनेटाइजेशन के बारे में भी इसी प्रकार की बातें कांग्रेस करती है, और ये उसका काउंटर करती है कि अगर हमारे महंगाई राहत कैंप में ऐसी काम हुए थे, अगर ऐसी कोई घटनाएं एक आध हुई हैं, तो वहाँ तो उस समय तो बहुत भयंकर स्थिति थी जब देश में नोटबंदी की गई थी।
देखिए, नोटबंदी जिस वक्त की गई थी, पूरी जनता जो थी वो प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ थी। जनता को सूचित था कि ये काम किया जा रहा है और जनता ने सहयोग किया था। केवल तमाशा कांग्रेस सरकार के लोगों ने ही किया था, जहां राहुल गांधी कुर्ते की फटी हुई जेब लेकर लाइन में लगे थे। क्या वाकई में जनता देखती नहीं है कि राहुल गांधी का कुर्ता फट सकता है क्या? डीमोनेटाइजेशन के वक्त में जनता के पास तो काला धन था नहीं, इसलिए जनता परेशान हुई नहीं। उसके पास तो वही अपने छोटे नोट थे। दिक्कत तो उन्हीं को आई जिनके पास में बड़े बड़े नोटों की गड्डियां छुपा छुपा के रखी हुई थी। उन्हीं ने अपने नोट जलाए हैं, उन्हीं के नोट नहरों में बहते हुए मिले हैं, उन्हीं के नोट सड़कों पर मिले हैं, उन्हीं का काला धन सफेद हुआ। ये सारा सब कुछ हुआ। यहाँ 5 साल में कांग्रेस सरकार में, मानता हूँ आपने जो बताया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इनकी वजह से ही लोगों को दोबारा याद आई बीजेपी की। इन 5 सालों में अगर कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी और ऐसी स्थिति कांग्रेस राजस्थान में हो रही थी, तो बीजेपी कहाँ थी? बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया? नहीं, बीजेपी अपने विरोध के हर मोर्चे के ऊपर कायम थी। बीजेपी ने ही जब रीट की चीट का मामला आया था तो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया था। पूरे राजस्थान के युवाओं के साथ में हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी जो थे वो प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे हिमांशु शर्मा, उनके नेतृत्व के अंदर एक बहुत विशाल घेराव किया गया था। और यहाँ भरतपुर के ही आपके कामा विधानसभा के एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है विपुल गोपालगढ़, उनका वो नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था कि रीट का पेपर कहाँ मिलेगा, नाथी तेड़े बाड़े में। वो लिखने वाला भाजपा का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता ही था जिन्होंने अपनी पीठ पे डंडे खाए हैं। वो सारी तस्वीरें जो थी वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, ये कोई झूठी बात नहीं है। सतीश पूनिया जी को बकायदा वहां से धक्का देकर गिराया गया था, उनकी पैर फ्रैक्चर हुए थे। कांग्रेस ने तो विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया था, लेकिन हम डटे रहे और हमने बराबर जनता के हर विषय को उठाने की अपनी ठान रखी थी और हमने उठाया भी। लगातार अगर आप विरोध की कह रहे हैं तो आपके जो यहाँ के मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे, वो तो 5 साल कहीं नहीं दिखी फील्ड में। नहीं, वसुंधरा जी जब जब आई हैं, जब जब समय निकाला है उन्होंने, तब तब पार्टी का साथ दिया है उन्होंने और खुलकर बोली हैं वो। उन्होंने अशोक गहलोत को आईना दिखाने का काम किया था और वसुंधरा जी का ही ये स्टेटमेंट था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है इसलिए चोर हल्ला मचा रहा है। जब बार बार अशोक गहलोत जी वसुंधरा जी की तारीफ किया करते थे तब वसुंधरा जी ने ऐसा कहा था कि मेरे नाम का आप ओढ़ना ओढ़कर अपने पापों को छुपा नहीं सकते हैं। तो वसुंधरा जी तो हर मोर्चे पर पार्टी के साथ खड़ी नजर आई। ये भी लगा था जब ही कांग्रेस सरकार मुसीबत में आई थी, विद्रोह हुआ था, आप जानते हैं, उस समय सपोर्ट के लिए वसुंधरा जी का सहारा मिला था अशोक गहलोत जी के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वसुंधरा जी उस वक्त दिल्ली थी और उनकी पुत्रवधू जो अस्वस्थ थी उनकी देखभाल के अंदर व्यस्त थी। उनका यहाँ की उस वक्त के सारे दाव पेच से कोई लेना देना नहीं था। और जो यहाँ पर सरकार बची रही अशोक गहलोत जी की, वो ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है उनके ऊपर उनके किसी बुजुर्ग का या पुराने पितरों का कोई आशीर्वाद रह गया होगा। गिरने में तो कोई कसर नहीं थी। हाँ, कहीं से खींच खांच के उन्होंने बचा ली। जो आप कह रहे थे ना कि विकास की गंगा वही पूर्वी राजस्थान की तरफ, वो विकास की गंगा उस सरकार को बचाने के लिए ही बही थी कि आज तक वो इनके साथों के साथों विधायक जो पूर्वी क्षेत्र के ना, जनता को लूट खसोट के अपने खजाने भर चुके हैं। अगर बीजेपी का शासनकाल इतना ही अच्छा था तो फिर संभाग में से बिल्कुल बीजेपी खत्म क्यों हुई 2018 के चुनाव में? देखिए, उस वक्त एक माहौल था। भरतपुर संभाग जो है वो गुर्जर बाहुल्य है। एक माहौल बना था कि सचिन पायलट को कांग्रेस जो है वो सीएम के तौर पर प्रमोट करेगी। गुर्जर समाज के साथ ये सबसे बड़ा धोखा था। उस एक भावना के अंदर बहकर कई सारी सीटों के ऊपर वहां पर गुर्जर समाज ने भाजपा को वोट नहीं दिया था। यही एक कारण था कि भरतपुर संभाग में भाजपा कमजोर रही। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। जहां पर भी आप देखेंगे भाजपा के प्रत्याशियों ने बहुत अच्छा वोट परसेंटेज उठाया था, तो कमजोर तो नहीं थी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा वोटों का अंतर नहीं था। वोट प्रतिशत जो है वो तो लगभग वही था। बिल्कुल। लेकिन मैं सबसे एक बड़ी बात ये पूछना चाहता हूँ, अभी 4-5 दिन पहले वसुंधरा राजे पूर्व सीएम यहाँ भरतपुर आए थे। धौलपुर से भरतपुर आई थी। भरतपुर में यहाँ मुलाकात हुई एक निजी होटल पर, जिसमें एक पूर्व विधायक, 2 पूर्व विधायक और एक पूर्व मेयर, उनसे मुलाकात हुई थी। क्या मैटर था?
देखिए, वसुंधरा जी के जो निजी रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, वो निभाती आई हैं हमेशा से। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वो पूर्व दोनों विधायकों से मिली हैं, पूर्व में भी मिलती रही हैं। वो पिछली बार जब आई थी तब सर्किट हाउस में मिले थे, इस बार शायद उनका आग्रह विशेष रहा होगा, सत्कार किया होगा उन्होंने, तो उनके होटल पर मिल लिए। एक आम चर्चा थी, जो लोगों में आम चर्चा थी कि टिकट जब तक क्लियर हो चुका था नगर का, और नगर की एक पूर्व विधायक थी, उनको समझाने के लिए यहाँ आई थी, ऐसा कुछ माना जा रहा है। वसुंधरा जी हमारी सीनियर लीडर हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। वो अगर किसी कार्यकर्ता से बात करती हैं तो पार्टी के हित में ही करेंगे। एक्चुअली अनीता सिंह जी को टिकट नहीं मिला था, वो जवाहर बेगम साहब को टिकट दे दिया था। जब बेगम साहब को टिकट मिल गया था, अनीता जी ने विरोध किया था, और ज़बरदस्त विरोध किया था। काफ़ी लोग थे उनके साथ, उन्होंने मीडिया से भी ये कहा था कि अपन ये सहन नहीं करेंगे, अपन विरोध करेंगे, क्योंकि इनको टिकट क्यों दिया गया, हमें टिकट क्यों नहीं दिया गया, जबकि मैं 2 बार पहले रह चुकी हूँ यहाँ। माना ये जा रहा है, जो भरतपुर में आम चर्चा थी कि जो यहाँ वसुंधरा जी आई थी, वो उसको कुछ समझाने का प्रयास किया था और किसी को आश्वासन देने का प्रयास किया था कि आपको टिकट मिल सकता है। वो कौन सा हो सकता है, किसको टिकट मिल सकता है, किसको क्या? देखिए, अनीता जी भी एक वरिष्ठ नेता हैं भाजपा की। नगर से टिकट कटा उनका तो निश्चित रूप से दर्द तो होता है। पहले 2 चुनाव वो जीती भी हैं, 2 हारी भी हैं, जिला प्रमुख भी रही हैं, एक बड़ा राजनीतिक उनका जीवन रहा है। लेकिन ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी एक चेहरे के ऊपर निर्भर नहीं रहती। हमने पहले ही कहा था, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। जवाहर सिंह बेगम जी भी 35 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं और डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। उनका वहाँ एक अच्छा वोट बैंक है और जीत सकते हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं। ऐसा विचार करके पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। मैडम की भी सहमति थी, और मैडम जब यहाँ पर आई और उन्हें लगा कि परिवार में ऐसी कोई बात है, तो उन्होंने अनीता जी को समझाया है। तो ये एक बेहतर तालमेल दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि कांग्रेस में नहीं है। और जहाँ तक विजय बंसल जी की बात है, तो विजय बंसल जी का भी एक लंबा राजनीतिक जीवन भरतपुर के अंदर रहा है, और मैडम का आशीर्वाद उनके ऊपर रहा है। जब वो सरकार में थी तब वो एमएलए थे, तो इस नाते उनके ज़्यादा अच्छे संपर्क भी रहे हैं। आज अगर वो वहाँ आती हैं, अनीता जी को मिल बैठकर समझाती हैं और विजय बंसल जी से भी मिलती हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी के हित की बात करने के लिए। इस बार क्या लगता है आपको, विजय बंसल जी से अच्छे संबंध रहे हैं, उनका हाथ है विजय बंसल जी के ऊपर वसुंधरा जी का, तो इस बार क्या दिवाली विजय बंसल जी की अच्छी बन सकती है? दिवाली बीजेपी की अच्छी बनेगी, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो। अच्छा, कोई प्रत्याशी हो। कुल मिला के सीएम फेस कौन रहेगा राजस्थान में? कमल का फूल। कमल का फूल। कमल के फूल के अलावा और कोई फेस ऐसा नहीं है जिसको अपन माने कि ये आ सकते हैं। प्रायोरिटी पे कौन रहेगा? कोई नंबरिंग हो, 1 2 3 ऐसी कोई नंबरिंग हो जिस पे आ सकती हो, 2 3 4 नाम हो। बीजेपी इतनी बड़ी लीडरशिप को होल्ड करने वाली पार्टी है कि आप नंबरिंग नहीं कर सकते। हमारे पास में बहुत बड़े बड़े कद्दावर नाम हैं, उन नामों के अंदर आप नंबरिंग नहीं कर सकते। हाँ, ये अंत में देखा जाएगा, जब जीत जाएंगे तो विधायकों का पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद में जो निर्णय होगा पार्टी। 7 विधानसभा सीटें हैं भरतपुर में, 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से अपन क्या माने, एक विधानसभा सीट को अपन उठाते हैं। भरतपुर में क्या स्थिति रहने वाली है पार्टी की? जीतेंगे, सीट जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं है। कैंडिडेट तो कांग्रेस का भी फाइनल नहीं है। कांग्रेस का तो ये लग रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है, चाहे गठबंधन से आए चाहे कांग्रेस से आए, वही नाम दोबारा रिपीट होगा। नुकसान कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस के पदाधिकारी लगातार बगावत पर हैं। गिरीश चौधरी जी ने एक लंबा समय कांग्रेस को दिया, वो बसपा की गोदी में जाकर बैठ चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं इंटरव्यू देख रही थी आप ही के टॉक शो पर, उनकी एक प्रदेश कार्य समिति की पदाधिकारी हैं बबीता शर्मा जी, वो खुले में कह के गई है अगर प्रत्याशी कांग्रेस का आएगा तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो फायदा तो इसके अंदर भाजपा का ही है। मतलब गिरीश चौधरी के खड़े होने से फायदा आपका है? बिल्कुल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गिरीश चौधरी जी ने या आपने गिरीश चौधरी जी से कोई ऐसा पैक्ट कर रखा हो जो गिरीश चौधरी जी को कांग्रेस से तोड़ के आप यहाँ लाए हो, कुछ ऐसा कोई? देखिए, भाजपा के पास सब लोग आना चाह रहे हैं।
भाजपा के पास में चॉइस है कि वो किसे ले, हम तो बस वोटर को अपना मानते हैं। गिरीश चौधरी भाजपा के पास नहीं है, वो बसपा के पास गए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाजपा वालों की और बसपा वालों की कोई आपस में साठगांठ हो इस मामले में। क्योंकि गिरीश चौधरी जी को ये निर्णय इस समय क्यों लेना पड़ा? गिरीश चौधरी पहले भी चुनाव लड़े थे, वो नदबई विधानसभा से लड़े थे, भरतपुर से तो कभी उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन इस बार वो यहाँ आ गए। देखिए, गिरीश जी यहाँ से डेप्यूटी मेयर रहे हैं, उनका एक बड़ा समय भरतपुर के अंदर बीता है। नदबई में उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई, तो हो सकता है वो भरतपुर में उस जगह को तलाश रहे हैं, उनका स्वयं का निर्णय है। नदबई की क्या स्थिति है? नदबई में आप किसको मानती हैं अपनी पार्टी से? अरे, हमारे पास बहुत सारे दावेदार हैं और सारे ही दमखम रखने वाले लोग हैं, चाहे राजवीर सिंह जी हो, चाहे दीपा बीबी हो, चाहे हमारे जगत सिंह जी हो, चाहे अभी हमारे आए हुए हाल ही में दौलत सिंह जी फौजदार हो। आपने इन सब का काम, इन सब की सभाएं देखी हैं, तो वो सारी रौनक कांग्रेस के खेमे में नजर नहीं आती। हजारों करोड़ का काम किया गया है नदबई विधानसभा क्षेत्र में, और इस बार जनता भी कह रही है कि काम तो इस बार हुआ है, तो उसको कैसे आप फाइट कैसे मान रहे हैं? कैसी फाइट मान रहे हैं? अबाना जी अब कांग्रेस से आ गए हैं, पहले बसपा से थे, वो एक अलग बात थी, लेकिन अब कांग्रेस से आ गए हैं। कांग्रेस ने काम तो किया है, हजारों करोड़ों का काम किया है, अबाना जी ने अपने लिए किया है। एक एक व्यक्ति इस बात की स्वीकार्यता देता है, बिना पैसे खाए ट्रांसफर हुआ नहीं है और बिना पैसे खिलाए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर रुका नहीं है। चलो डी कुमेर पे जाते हैं। डी कुमेर में डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के पुत्र शैलेश सिंह जी की क्या स्थिति रहेगी? इस बार नया जिला बना दिया है, और जिला बनने से क्या फ़ायदा होगा बीजेपी को और क्या फ़ायदा होगा कांग्रेस को? क्या नुकसान होगा बीजेपी को और क्या नुकसान होगा कांग्रेस को? देखिए, डी कुमेर के अंदर भाजपा प्लस में है, और मैं दावे के साथ कह रही हूँ आपको, डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी लीड लेकर यहाँ से जीतने वालों में से हैं। यूथ का उन्हें बहुत सपोर्ट मिल रहा है, महिलाएं भी हैं। आज मैं उनकी नामांकन रैली के अंदर भी होकर आई थी, तो बहुत शानदार वाला जन सैलाब उनके साथ चल रहा है। एक युवा चेहरे को और एक नई सोच को लोग वहां पसंद करना चाहते हैं, क्योंकि मंत्रालय रहने के बावजूद भी पूर्व जो हमारे एमएलए रहे हैं वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए जनता के लिए, वो सारा काम नहीं ला पाए जिसकी ज़रूरत है। हमारे यहाँ का युवा जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रामीण परिवेश का है, वो सेना या पुलिस की तरफ जाता है, उसके पास में और कोई बेरोजगारी हटाने के लिए रोजगार पाने का कोई अवसर नहीं है। इतने बड़े बड़े नामों के साथ में, लगातार चलती हुई राजनीति के साथ में, जब जनता को विकास नहीं दिखता, जब बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, जब एक सही सुरक्षित माहौल नहीं मिल रहा, तो जनता भी स्विच करती है। तो डी कुमेर की जनता जो है वो शैली भैया के साथ में स्विच कर चुकी है। इस बार शैली जीतेंगे। शैली जी जीतेंगे आपके हिसाब से? जी। कामा की स्थिति क्या रहने वाली है? कामा का पिछला चुनाव जो था, किसी ने सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी जो है मेवात क्षेत्र के अंदर जाकर इतने बड़े मार्जिन के अंदर वोट अपने हासिल कर सकती है। 72,000 से ऊपर के वोट जवाहर सिंह जी बेडम उस वक्त कामा के अंदर लेकर आए थे। निश्चित रूप से इस बार उससे प्लस ही जाने वाली है। खतरा तो अभी कांग्रेस के ऊपर ही है, क्योंकि जाहिदा भी अपने लंगर और सब डालकर वहां बैठी हुई है और दूसरा भी डालकर बैठा है, और दोनों ही प्रत्याशियों का विरोध है कामा के अंदर। कामा की सीट भाजपा की झोली में जा सकती है। नहीं, भाजपा का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी तो होना चाहिए, क्योंकि जवाहर सिंह बेडम जो पहले 70+ लेके आए थे, अगर उनको दोबारा वहाँ से चांस दिया जाता तो हो सकता है, और अनीता सिंह जी को नगर से दे दिया जाता तो हो सकता है ये दोनों सीट निकाल ली जाती भाजपा। देखिए, जवाहर जी की तब भी चॉइस नगर थी जब उन्हें पिछला चुनाव कामा से लड़ाया गया था, लेकिन पार्टी के पास में, क्योंकि अनीता जी पिछला चुनाव जीती थी, तो जीते हुए प्रत्याशी को हटाना नहीं था, तो कामा अंतिम निर्णय दिया गया था। उनको एक रात पहले जवाहर जी को फोन करके कहा गया था आप कामा से चुनाव लड़िए, और उन्होंने पार्टी के फैसले को मानते हुए कामा से चुनाव लड़ा और पूरी जी जान लगा के वहां पार्टी को इतना स्ट्रांगली खड़ा कर दिया। अपन टिकट देते हैं, जातिगत समीकरण जरूर देखे जाते हैं, पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जातिगत समीकरण देखे जाते हैं। कामा की जो स्थिति है वहाँ मेव और प्लस अन्य, तो अब मेव जाति जो है वो वहाँ बिलोंग करती हैं जाहिदा जी। हालांकि जाहिदा जी का मेव में भी इस समय विरोध हो रहा है, अगर उनको टिकट मिलता है तो फिर मेव कहीं और नहीं जाएगा, बीजेपी की तरफ जाने के चांस कम रहते हैं। बाकी का अगर ऐसी स्थिति आती है, और इसी वजह से वो बेडम जी से पिछली बार भी जीती थी, इस बार आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि कोई और भी कैंडिडेट आए वहाँ बीजेपी का वो फाइट कर जाएगा?
देखिए, मेवात क्षेत्र के लोग जो हैं वो सिर्फ कांग्रेस की बपौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं जो कामा के अंदर काम कर रहे हैं। चाहे आप हमारे बड़गुजर जी को ले लीजिए, जुम्मे खान जी को, चाहे आप हमीद खान जी को ले लीजिए, मेवाती जी को, जो अभी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एक बड़ी लीडरशिप जो है वो मेवात के अंदर भाजपा की भी खड़ी हुई है। और मेवात समाज के अंदर खुद जाहिदा जी से जो लोगों की नाराजगी है वो इस लीडरशिप को बूस्ट करती है, इसलिए हम श्योर हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, इस बार कोई मे भी आ सकता है वहाँ से बीजेपी कैंडिडेट? देखिए, भाजपा जातिगत राजनीति तो नहीं करती। अगर कोई अच्छा योग्य प्रत्याशी आला कमान को नजर आता है तो उतारा जा सकता है। भरतपुर का अगर हम बात करें, भरतपुर विधानसभा सीट की, तो भरतपुर की डॉक्टर सुभाष गर्ग एक ऐसा नाम था जो बड़े लिटरेट आदमी के रूप में देखे गए थे। लिटरेट तो हैं ही, शिक्षक रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, उसके अलावा काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। एक ऐसे आदमी से आशा की जा सकती थी कि भरतपुर में विकास होगा। आपने भरतपुर में विकास देखा होगा, चारों तरफ विकास घूम रहा है, 5 साल का हो गया विकास। आप क्या देखते हैं कि विकास कितने पैर ले चुका है? हमने तो रात में टॉर्च जलाई, सूरज की रोशनी में भी बल्ब जलाकर देखा, हमें विकास नज़र नहीं आया। 5 साल का हो गया तो कम से कम इतना तो होता। अभी काली बगीची वाली रोड से जब मेरी गाड़ी आ रही थी, गड्ढे हैं, अभी भी सड़क खस्ता हाल है। सीवरेज का काम हुआ, लीकेज है। केंद्र सरकार ने नल से जल, हर घर जल मिशन चलाया था। नल से जल आ रहा है, लेकिन जल के अंदर सीवरेज के लीकेज का पानी आ रहा है। कई ऐसी जगहें हैं जहां उनके शिलान्यास के बोर्ड अभी पिछले 6 महीने के अंदर लग गए हैं, लेकिन एक पत्थर भी वहां नहीं लगाया गया है। तो भाई ऐसा विकास जो है वो शायद उन्होंने अपना कोई विकास पत्र छपवा दिया होगा ऊपर वालों को राजी करने के लिए, उसमें दिख जाएगा। भरतपुर में जनता को नहीं दिख रहा। और जहां तक अगले टेन्योर के लिए भी कुछ काम छोड़े जाते हैं। अगर सारे काम इस बार हो जाते तो और सब कुछ करो, अगली बार ये नहीं आते, आप आ जाते, तो आपको काम क्या रहता? कुछ नहीं, आप तो फालतू बैठे रहते ना। देखिए, अगले बार के लिए उन्होंने हमारे पास काम छोड़ा है, जनता के आंसू पहुंचने का काम। एक पढ़ा लिखा आदमी, अभी बता रहे थे, प्रिंसिपल रहे हैं, सरकारी सेवाओं के अंदर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचारी हैं। तो फिर क्या फायदा? लोगों ने, विशेष रूप से युवा वर्ग ने उम्मीद लगाई थी कि भाई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पहुंचा है तो हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, रोजगार के अवसर सृजन होंगे। लोगों की नौकरियां खाकर बैठ गई। ये तो रीट में चीट हुई। इन्होंने सारे पेपर किस लिए लीक करवाए? इसलिए करवाए क्योंकि इनकी नौकरी देने की हिम्मत नहीं है। इनका सरकार का खजाना खाली है, ये सिर्फ जनता से लूट लूट कर अपना घर भरे हैं। इन्होंने सरकार का खजाना तो भरा नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई अच्छा काम करके, युवा हितैषी काम करके ईडी सेंट्रल के अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ईडी अपनी कार्रवाई यहाँ कर रही है राजस्थान में, डोटासरा के यहाँ पहुँच जाती है, इवन अशोक गहलोत सीएम साहब के यहाँ पहुँच जाती है, मतलब उनके बच्चे को नोटिस पहुँच जाता है। तमाम और भी लोगों के यहाँ टारगेट पे आ जाते हैं। लेकिन सुभाष गर्ग पे इतनी दया क्यों हो रही है? बीजेपी की भी इतनी दया क्यों है कि अगर आप आरोप लगा रहे हो, आपका एक सांसद भी तमाम आरोप लगा रहा है, 1 साल से लगा हुआ है, वो 6 महीने से लगातार आरोप लगा रहे हैं, आपके राज्यसभा सांसद हैं वो भी लगा रहे हैं, आप सब लोग भी लगा रहे हो बीजेपी के कि रीट के चीटर हैं या जो भी परीक्षाएँ हुई उनके चीटर हैं। तो इन पर इतनी दया क्यों कि ईडी को इनके पास नहीं भेजा गया अभी तक? कोई दया नहीं है। समय, वक्त और तारीख याद रखिएगा। एक एक दोषी जिसने युवा को ठगा है, जिनकी वजह से युवा ने फांसी लगाई है, ये सब जेल के अंदर नजर आएंगे। सुभाष गर्ग का भविष्य यहाँ शहर में कितने दिन का माने अपन, अगर आपकी ये बात माने तो? 23 नवंबर। 23 नवंबर के बाद हो सकता है कि सुभाष गर्ग साहब ईडी के पास हों। कमल का फूल खिलेगा, सारी जांचें बिल्कुल खुले में होगी, जनता के सामने सब कुछ प्रत्यक्ष होगा। एक शिक्षक पर आरोप है, ये गंभीर आरोप है, जिसको अभी तक ईडी टच नहीं कर पाई। ईडी ने जिसको कोई सम्मन तक नहीं भेजा, जिसको बुलाया नहीं, जिससे बात नहीं की, अभी तक उसके ऊपर कोई आंच नहीं आई, केवल हवाई आरोप लगाए जा रहे हैं। हवाई आरोप नहीं है, युवाओं का फांसी खाना हवाई आरोप नहीं है। एग्जाम सेंटर के बाहर बच्चों का रोना बिलखना खाली आरोप नहीं है। क्या पेपर लीक नहीं हुए? क्या रीट में चीट नहीं हुई?
क्या इन्होंने नौकरियां दी? इनमें से कौन सी बात गलत है? ये दोषी हैं और ये सजा के हकदार हैं। ईडी को क्यों नहीं दिए गए वो सारे जो भी इनके खिलाफ जो सबूत थे? करोड़लाल मीणा सांसद, राज्यसभा सांसद लगातार इस बात को उठा रहे हैं। उन्होंने अभी तक क्यों नहीं ईडी को ऐसे सबूत दिए कि इनसे ही पूछताछ होती? अगर ऐसा होता तो अब तक इनसे पूछताछ हो चुकी होती। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल निर्दोष दिखाई दे रहे हैं अब तक। निर्दोष तो नहीं है, क्योंकि जिसे पूरे समाज ने देखा है, मीडिया ने छापा है, लाइव टेलीकास्ट हुए हैं, गैंग्स पकड़े गए हैं, तो निर्दोष तो कैसे हो सकते हैं? मीडिया के बारे में तो ये लोग ये बोलते हैं कि गोदी मीडिया, ये तो ये है वो है ये है, इसलिए लिख देते हैं। ये नया एक मीडिया पैदा कर दिया है इन्होंने, तो आप उस पर तो कैसे विश्वास करेंगे ये लोग? देखिए, इनसे सवाल पूछने वाले इनको गोदी मीडिया नज़र आते हैं, अच्छे काम की तारीफ करने वाले इन्हें अंधभक्त नज़र आते हैं। अब इन्होंने खुद ने काला चश्मा पहन रखा है तो सब कुछ काला काला नज़र आता है। जिस वक्त कमाने का मौसम था, हरा चश्मा पहन लिया तो सब कुछ हरियाली में नज़र आ रहा था। ये देखना ही नहीं चाहते आंखें खोलकर कि समाज इनको क्या दिखा रहा है, इनकी क्या दशा होने जा रही है। ओवरऑल भरतपुर में विकास हुआ नहीं हुआ, और विकास हुआ तो किसका हुआ, इस पर आप थोड़ा सा अपनी वो डालेंगे, प्रकाश डालेंगे? भरतपुर में विकास नहीं हुआ। नेशनल हाईवेज है, 2.5 घंटे के अंदर फर्राटे से आपकी गाड़ी दौड़ कर अगर दिल्ली पहुंचती है ना, तो बीजेपी ने दिया है। इन्होंने नहीं किया कुछ भी ऐसा काम। आज भारत के साथ में भरतपुर जोन की जो कनेक्टिविटी बनी है वो भाजपा की देन है। भाजपा के कार्यकाल के ही अंदर यहाँ मेडिकल कॉलेज आया था। भाजपा ने ही यहाँ संस्थागत ढांचा जितना भी खड़ा किया था, सारा वो भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ आगमन के बाद में बहुत सारी ऐसे नए योजनाओं को दिगंबर सिंह जी जिस वक्त यहाँ बीसूका के अध्यक्ष रहे थे 20 सूत्रीय कार्यक्रम की, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया था, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। अभी केंद्र के प्रोजेक्ट्स ला के हमारे यहाँ के सरपंच हैं, उन्होंने यहाँ की पुरानी बावड़ियों को और उनको जीर्णोद्धार करवाया। क्या राजस्थान सरकार को नहीं लगता हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित करना चाहिए? ये सारे काम लेकर आखिर ये आइडियलिस्टिक लोग जो है वो सेंटर के पास ही क्यों पहुँचते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। 6-6, 7-7 मतलब भरतपुर को एजुकेशन हब बनाने का इनका सपना था। वो सपना थोड़ा सा अभी कम रह गया, इसलिए कह रहे हैं कि एक बार और मेरे को चांस दिया जाए तो नेक्स्ट टेन्योर में सारा भरतपुर एक एजुकेशनल हब बन जाएगा। उसके अलावा स्मार्ट सिटी बनाने का इनका सपना था, उस स्मार्ट सिटी भी बन जाएगा। आपको क्या लगता है, कहीं फाउंडेशन रखी गई है इन चीज़ों की? मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं जब यहाँ से जयपुर जाती हूँ, जोधपुर जाती हूँ, जब वहाँ 9-9, 10-10 यूनिवर्सिटीज़ को देखती हूँ ना, तब सोचती हूँ हमारे यहाँ जो एक महाराजा ब्रज यूनिवर्सिटी जो है ना, ये प्रॉपर तरीके से रन करवा देना तो इनका छात्रों पे बहुत बड़ा एहसान होता। भरतपुर में कई कॉलेजेस खोले गए हैं, कई कॉलेजों की घोषणा हुई है, कई का शिलान्यास हुआ है, कई का वो रखे गए हैं, काम भी स्टार्ट हुआ है। मेडिकल कॉलेज में सुविधाएँ, जो यहाँ हॉस्पिटल में सुविधाएँ, सुपर स्पेशलिटी सुविधाएँ दी गई हैं। जो पेशेंट परेशान होते थे, जिनको जयपुर भागना पड़ता था, आगरा, मथुरा, क्रिटिकल जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। तो अपन ये तो नहीं कह सकते कि हाँ विकास नहीं हुआ। आप क्या कहना है? देखिए, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सिचुएशन इन्होंने इतनी अच्छी कर दी होती ना, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतनी तेज़ी से डेवलप नहीं होते। दूसरी बात, जनाना हॉस्पिटल के अंदर जच्चाओं के बेड पर कुत्ते नहीं सो रहे होते। बारिश के अंदर हॉस्पिटल बारिश से भर नहीं रहे होते, पानी भाई घुटनों घुटनों तक आ जाता है। वार्ड बॉय जो है ना, वो मरीजों को इंजेक्शन नहीं लगा रहे होते। इनका तो इतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना ही हेल्थ सिस्टम है। ये देखिए, एक शिक्षक ने इतनी शिक्षा का विस्तार करवा दिया एरिया में, एक वार्ड बॉय से भी अपन उसका काम ले सकते हैं। अब देखिए, अब ये शिक्षा का प्रभाव है कि एक वार्ड बॉय जो टेक्निकल नहीं है उसको टेक्निकल बना दिया। एक अब ये तो देखो, नेचर के ऊपर तो किसका बस चला है? पानी तो बरसात पड़ी, अगर पानी भर गया तो उसमें इनकी क्या गलती है? देखिए, अब ऐसे शिक्षा जो आपको विवेकहीन बना दे वो किसी काम की नहीं होती। तो विवेक शून्यता यहाँ के विधायक की रही है और यहाँ के लोगों से उनका कोई विशेष प्रेम नहीं रहा, अन्यथा वो अपनी संतानों को वार्ड बॉय से लगवाए ना इंजेक्शन, अच्छा रहेगा। देखो, ऐसा है, वो तो किसी भी राजनेता के बारे में ये माना जा सकता है। डॉक्टर सुभाष गर्ग को छोड़ भी दें तो कोई भी राजनेता ऐसा होता है, कहीं भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने यहाँ तो इलाज कराने पे विश्वास करता नहीं है। जो अपने द्वारा सेवाएं जो विकास कराता है उस पर तो वो विश्वास करता ही नहीं है, ये मान लीजिए।
सीएम की भी अगर कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी ना तो वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, सरकारी हॉस्पिटल में कम ही एडमिट होते हैं। वो अलग बात है कि अगर बिल्कुल कोई बहुत ही अच्छा डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल सेवा में हो तो ही होते हैं, तो सबकी बात है, एक तो जनरल चीज़ है, तो वो कोई बात नहीं है। मैं केवल ये कहना चाह रहा, चलो एक आपने जनाना हॉस्पिटल का मामला उठाया था, आरबीएम हॉस्पिटल में काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं। आरबीएम हॉस्पिटल में जो पहले बिल्डिंग बनी थी उसमें जो आर्किटेक्चर था वो आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं ऐसा था जिसकी वजह से लिफ्ट की प्रॉब्लम आ रही थी, उसको भी ये सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। नई बिल्डिंग भी बनवाई जा रही है, तमाम इन्होंने प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुए। वो एक अलग बात है कि नॉर्म्स के हिसाब से इतना डेवलपमेंट ज़रूरी होता है मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल का, वो एक अलग बात है। और सरकार की जो भी सरकार होती है वो काम करती है, करना पड़ेगा उसको काम तो, और विकास तो करना पड़ेगा, सतत प्रक्रिया है। बाकी का मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किन मुद्दों को लेकर भाजपा भरतपुर में जनता के बीच जाएगी जिसकी जनता आपको वोट दे, क्योंकि विकास के दावे तो ये भी कर रहे हैं, और अगर पहले आपने विकास किया होता तो आपका सुपड़ा साफ नहीं होता। देखिए, जितने करोड़ की शिलान्यास और जितना विकास इन्होंने दिखाया है ना, उतने करोड़ रुपए अगर वाकई में खर्च कर दिए होते ना, भरतपुर पेरिस बन जाता। ठीक है, और भाजपा के पास में इनकी सारी कारगुजारियां आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राजस्थान का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। सेंट्रल के अंदर से प्रधानमंत्री स्किल योजना के तहत लोगों को रोजगार मिलता है, स्वरोजगार का काम करने के लिए उन्हें ऋण मिल जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। युवाओं की बेरोजगारी भत्ते का मामला था, इन्होंने नहीं दिया, लेकिन केंद्र की तरफ से युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने तो दिए सिलेंडर, लेकिन इन्होंने नहीं दिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें 500 रुपए कर दिया इन्होंने। देखिए, वो तब हुआ जब सेंटर की तरफ से उसके ऊपर पैसे घटाए गए, उससे पहले तो इन्होंने भी नहीं किए थे। इन्होंने तो एक चीज तय कर रखी है, केंद्र जो बांटेगा उसको अपने सर पर लेना है, अपनी झोली से कुछ भी निकाल कर जनता को नहीं देना है। बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज को राजस्थान के अंदर स्टैब्लिश करना बीजेपी का मोटिव है। जब तक इंडस्ट्री राजस्थान के अंदर वेल एस्टैब्लिश नहीं होगी तब तक रोजगार के साधन मुहैया नहीं कराए जा सकते। हायर एजुकेशन को बेहतर बनाना और एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड वाइड सेटल करना, उससे जनता, हमारे यहाँ का युवा जो है वो दुनिया के साथ compete करे। राजस्थान का युवा अनडाउटेडली बहुत सारी ऐसे गेम्स में जाता है, आर्मी में जाता है, सिविल सर्विसेज में भी जाता है, लेकिन आप दुनिया के मैप पर जब देखते हैं तो इस सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करने के लिए वो युवा मोटिवेट हो सके। तो बीजेपी अगर आएगी तो राजस्थान के युवा को सिर्फ राजस्थान से नहीं, पूरी दुनिया के साथ उसको एक मौका देगी कि आप आइए, अपनी प्रतिभा के दम पर देश के काम आइए। इसका मतलब देश की सभ्यता और संस्कृति को आप यूरोपियन कंट्री से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने, आप कह रहे थे जैसा कि भरतपुर में अगर इतना पैसा यहाँ लगाया है और इतना पैसा लगा है तो ये पेरिस बन जाता। आपको मालूम होना चाहिए, शिक्षक हैं, संस्कार कैसे रहने चाहिए अपनी जनता में। जनता बच्चों की तरह होती है, किसी भी कोई भी पॉलिटिशियन हो, जो यहाँ का विधायक है, जो भी है, जनप्रतिनिधि है, तो जनता को उस हिसाब से मानती है। तो उस हिसाब से ये अगर पेरिस बना देते तो अपनी सभ्यता और संस्कृति पर चोट होती ना, इसलिए उन्होंने ज़्यादा पेरिस बनाने की कोशिश नहीं की। रही बात उसकी रोज़गार की, तो रोज़गार के लिए तो इन्होंने बहुत प्रयास किया। 3 साल से सोच रहे हैं कि इस जगह ऐसी कौन सी इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएँ, क्योंकि TTZ और वो समस्या जो थी, TTZ की समस्या थी और उसकी समस्या थी क्या नाम है NGT की, तो उसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम थी इंडस्ट्रीज़ में, इसलिए वो नहीं हो पाई। तो ये इस बात पे विचार कर रहे थे, लगातार इस बात पे विचार कर रहे हैं। बहुत कुछ सोचा है इन्होंने और उसको आगे अगले टेन्योर में करना चाहते हैं। आप फिर क्यों बीच में अड़ंगा बनना चाहते हो आप लोग? वो सिर्फ सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है वो इसे नहीं कर सकते, इसलिए कह रहे हैं कि हम इसे सोच रहे हैं। थोड़ा सा अगर सेंट्रल के साथ में कोऑर्डिनेट करके, बातचीत करके, कोई एक प्रोजेक्ट बनाकर अगर इस स्टेट गवर्नमेंट ने डील किया होता तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ कुछ ना कुछ उन्हें ज़रूर देती, लेकिन इन लोगों ने कोशिश नहीं की। इन लोगों का तो बस ये था, ठीक है अपने 5 साल निकल जाए, इसके अंदर से हम जितना कमा सकते हैं, जितना लूट सकते हैं लूट लो। अगर ये काम करते हुए कहाँ नजर आए?
ये मंत्री नाराज नहीं हो जाए, सरकार टूट जाएगी, तो बाहर से आए हुए, इनेलो से आए हुए, बसपा से आए हुए, इन सबको लेकर तुरंत अपनी सरकार बचा लो। अब सरकार गिर नहीं जाए इसलिए इनको खुलेआम लूटने के लिए लाइसेंस दे दिए कि लूटो तुम, मेरी तो सरकार बचनी चाहिए। अभी सभी दर्शकों को बता दें, बीजेपी की लिस्ट आउट हो गई है, तीसरी लिस्ट है ये, शायद तीसरी लिस्ट आउट हो गई है। कामा से यहाँ भरतपुर जो डिस्ट्रिक्ट में जो कामा विधानसभा है, वहाँ से सुश्री मोक्षम चौधरी को वो बनाया गया है, अपना कैंडिडेट बनाया गया है। उसके अलावा नदबई से जगत सिंह जी को बनाया गया है, और ये हो गए दोनों कामा से और नदबई से। बयाना से बच्चू सिंह वंशीवाल को बनाया गया है। ये तीन ही यहाँ अभी डिसाइड की गई हैं। तो ये कामा, नदबई और बयाना से यहाँ जो कैंडिडेट हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। तो बच्चू बंसीवाल बयाना से हो गए और जगत सिंह नदबई से हो गए। अब आप बताइए क्या संभावनाएं बनती हैं इस बार? कांटे का टक्कर हो गई है अब ये नदबई में, तो जोगेंद्र सिंह अमाना और इसमें जगत सिंह जी में। सबसे बड़ी बात ये है, जाट कम्युनिटी बहुत है, करीब 1 लाख के आसपास है। तो 1 लाख का मतलब क्या होता है? जातिगत कहीं ऐसा तो नहीं है पूरी तरह से बाइफर्केशन हो? देखिए, जगत सिंह जी का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए पीछे का, कामा भी जीते थे वो, तो जाति के ट्रैक रिकॉर्ड को छोड़िए, उन्हें जीतना आता है, जनता उन्हें पसंद करती है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। बयाना से बच्चू सिंह बंसीवाल भी पहले भाजपा के एमएलए रह चुके हैं और एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, मैं उन्हें निजी तौर पर भी परिचित हूँ उनसे, तो उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामा की अभी आप हॉट सीट बता रहे थे, मोक्षम चौधरी बीजेपी का एक बहुत अच्छा दाव है वहाँ पर, और वो अच्छी मेहनत कर रही है। आप जो मेव का क्या बीजेपी दे सकती है, तो हाँ बीजेपी दे सकती है, मोक्षम चौधरी उसका जवाब है। मोक्षम चौधरी को मेव कम्युनिटी से दिया गया है, यहाँ बीजेपी ने दिया है, तो निश्चित रूप से बहुत ही इंटरेस्टेड होगा मुकाबला, और कड़ा मुकाबला हो जाएगा, और एक तरफा भी हो सकता है, इसको माना जा सकता है एक तरफा मुकाबला भी हो। और रही बात यहाँ की जगत सिंह जी की और ये जो अबाना साहब हैं, इन दोनों की जो टक्कर होगी वो भी बड़ी दिलचस्प टक्कर देखी जाएगी, क्योंकि और कोई तीसरा कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो वहाँ कोई कुछ कर सके। जैसे तमरौली बनाए गए हैं बसपा से, उसका कोई ऐसा इतना आधार नहीं बनेगा, लेकिन इनकी टक्कर बहुत अच्छी होगी। और संभावना यही है कि इस बार शायद जगत सिंह जी इनको दोबारा अपने प्रदेश में भेज दें। यहाँ के तो रहने वाले हैं नहीं ये अपने अवाना जी, जोगेंद्र सिंह अवाना यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ चुनाव आके ज़रूर लड़े थे, और ये उत्तर प्रदेश के हैं, वहाँ के मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के ही हैं, यूपी के ही हैं, तो वहाँ पहुँचेंगे इस बार ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो माहौल नदबई में देखा जा रहा है। रही बात बयाना की, तो बच्चू बंसीवाल को जो दिया गया है टिकट, तो बढ़िया कैंडिडेट को दिया गया है, लेकिन भाजपा ने अपने ही जिलाध्यक्ष के साथ ये कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार किया है। नहीं, देखिए भाजपा ने उनको पहले भी मौका दिया है, एक बार वो निर्दलीय भी लड़े हैं, दूसरी बार पार्टी ने भी उनको मौका दिया है, दोनों चुनाव वो हार गए। तो पार्टी ने एक क्राइटेरिया तय किया था कि लगातार 2 चुनाव हारने वालों को वो लोग इस बार रिपीट नहीं करेंगे, शायद इसी वजह से रितु को नहीं मिला है। रितु एक अच्छी प्रत्याशी थी और एक लंबा समय बीता है हमारा छात्र राजनीति में साथ में भी, नो डाउट उसे मिलता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जिसे मिला है उसके साथ रहना चाहिए। अब ये सारा जो गणित बैठ रहा है, सारी जगह की लगभग सीटें क्लियर हो चुकी हैं, भरतपुर में क्या ऐसी स्थिति आ रही है? भरतपुर विधानसभा कि ना तो कांग्रेस क्लियर कर पा रही है, ना भाजपा क्लियर कर पा रही है, और ना आप लोग कुछ जो संगठन के आदमी हैं वो मतलब वो कुछ भी बता पा रहे हैं। देखिए, भाजपा के पास में प्रत्याशियों की बहुत लंबी फेहरिस्त है। आप ब्रिजेश अग्रवाल जी से शुरू कीजिए, गिरधारी तिवारी जी नेक्स्ट आते हैं, गिरधारी तिवारी जी को आप कवर कीजिए, यश अग्रवाल आ जाते हैं, यश अग्रवाल जी को आप कवर कीजिए, पूर्व एमएलए विजय बंसल जी हैं, वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे असंख्य लोग हैं जो कि भाजपा की दावेदारी चाहते हैं। भाजपा में सिंबल प्राप्त करने की होड़ मची हुई है, कांग्रेस के पास नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास पहले भी अपना प्रत्याशी नहीं था, इनेलो से थे सुभाष जी, तो कांग्रेस अब भी लोक दल से, तो वो सोच रहे हैं अब भी कि क्या किया जाए। कांग्रेस के पास तो अपना प्रत्याशी वैसे भी नहीं था। चलो, आज ये तीसरी लिस्ट भाजपा की जारी हुई है, उस पर को बता दिया। बच्चू बंसीवाल बयाना से, जगत सिंह नदबई से,
और मोक्षम चौधरी ये हैं मेव कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं और ये कामा विधानसभा से प्रत्याशी घोषित की गई हैं। भाजपा ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है। चौथी लिस्ट का इंतज़ार है जिसमें शायद भरतपुर का भी नाम होगा। फाइनल लिस्ट वही होगी, उसका इंतज़ार है। धड़कनें जो टिकट चाह रहे हैं उनकी तेज़ हो चुकी हैं। काफ़ी बातें हुई हमारी सोनीला चौधरी गौड़ साहब से, काफ़ी बातें हुई कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। निश्चित रूप से इनका कहना था कि इस बार भाजपा सरकार, कमल का फूल ही खिलना है राजस्थान में। तमाम जो विकास की योजनाएं दी गई थी वो कागज़ों में रहीं। जिनको आवश्यकता थी या जो ज़रूरतमंद थे वहाँ तक विकास की योजनाएं नहीं पहुँच पाई। रही बात भरतपुर की, तो भरतपुर के बारे में भी सबसे जो मेन समस्या थी रोज़गार की समस्याएं यहाँ सॉल्व नहीं हुई। ना कोई धरातल पर ऐसा कोई भी ऐसा रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने के लिए कोई शिलान्यास तक नहीं हुए। हालांकि कई कॉलेजों के शिलान्यास किए गए हैं, लेकिन वो इसलिए किए गए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम दिखाया जा सके। रही बात उसकी, जो यहाँ एक बुकलेट जारी की थी, एक लेखा जोखा दिया था डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के विकास के बारे में, उस पर हम लगातार चर्चा रोज़ कर ही रहे हैं। और आप सब भी जानते हैं, भरतपुर के निवासी हैं, भरतपुर के बाशिंदे हैं, आप भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। विकास क्या हुआ है, कैसा हुआ है, किसका हुआ है और किसने किया है, तो इन तमाम बातों पर चर्चा अभी और जारी रहेगी। हमारे साथ सोनीला गौड़ साहब जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप ये चर्चा अभी लगातार जारी है। अगली एपिसोड में हम फिर किसी नए चेहरे के साथ यहाँ जुड़ेंगे और वार्ता करेंगे। इसी राजनीतिक चर्चा होगी। अब जो चर्चा होनी है वो जैसे कल हो सकता है रात को डिसाइड हो, जो केंद्रीय चुनाव समिति है भाजपा की और CWC है कांग्रेस की, वो हो सकता है आज रात को कोई फैसला ले ले और कल तक भरतपुर की सीट भी डिक्लेयर हो जाएं। उसके बाद चुनाव के क्या समीकरण बनेंगे इस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।